हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश सर। स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथमेटिक्स में अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में जानेंगे। उसके बाद तब इनके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स पहले हम लोग जाने कि द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद इसमें कितने तरह के प्रश्न बनेंगे और उनको कैसे कैसे हल करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एट बिगिनिंग द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में जानना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि शब्द ही दिया है द्विघाती, इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसके चर की घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघाती। और इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो, या मानक स्टैंडर्ड समीकरण जो होता है, व्यापक या मानक या स्टैंडर्ड का ये होता है ax² + bx + c = 0, और जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि ax² अगर यही 0 हो जाएगा तो x² का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको द्विघात यानी 2 घात वाला नहीं मिलेगा, और जब 2 घात का नहीं मिलेगा तब उसे हम लोग द्विघाती नहीं कह पाएंगे। तो स्टूडेंट्स पहले आपको ये जानना है कि बहुपद में जो द्विघाती होता है, एक होता है रैखिक, रैखिक में 1 घात होता है, द्विघाती में 2 होता है, त्रिघाती मतलब क्यूबिक इक्वेशन, तो उसमें 3 घात होते हैं। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक चतुर्थघाती। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, द्विघाती पढ़ना है, यानी कि चर की घात 2 होनी चाहिए। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। लेकिन इसका व्यापक समीकरण यानी मानक यानी स्टैंडर्ड समीकरण होगा ax² + bx + c। तो हम लोग लिखेंगे द्विघाती समीकरण के कि ax² bx + c = 0, जहां a ≠ 0 को द्विघाती समीकरण का मानक समीकरण कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने लिख लिया कि ax² + bx + c = 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये रैखिक हो जाएगा, न कि द्विघाती होगा। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि a 0 नहीं होना चाहिए। को द्विघाती समीकरण का मानक समीकरण कहते हैं, यानी इस द्विघाती समीकरण का इसको क्या कहते हैं, मानक समीकरण कहते हैं। ये तो बात हुई स्टूडेंट्स द्विघाती। तो यानी द्विघाती का मतलब ये हो गया कि चर की घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, तब उसे हम लोग द्विघाती कहेंगे। और जब इस रूप में लिख देंगे तो द्विघाती समीकरण का मानक यानी स्टैंडर्ड समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगा। तो ये तो रहा स्टूडेंट्स द्विघाती समीकरण। अब इसमें कितने तरह के प्रश्न हैं, उनको कैसे हल करना है, या उनको हल करने के लिए क्या क्या करना है, वो हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी फाइंड द जीरोस या रूट्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या मेथड होंगे, क्या प्रोसेस होंगे जो हम लोगों को द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने में हमारी सहायता यानी हमारी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग 3 तरह से डील करेंगे जो हमारे कोर्स में क्लास 10th मैथमेटिक्स के। पहला फर्स्ट गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड, सेकंड पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करना यानी कंप्लीटली स्क्वायर मेथड, और थर्ड है द्विघाती सूत्र यानी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, श्रीधराचार्य यानी श्रीधराचार्य सूत्र। इनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, और ये तीनों मेथड हमारे कोर्स में हैं। तो यानी इसके लिए हम लोगों का पहला जो होगा वो होगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम लोग करते क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 9th में हम लोग कर चुके हैं, हम लोग करते क्या है कि जो आपका समीकरण दिया रहता था द्विघाती, यानी जैसे आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लें कि x² + 5x + 6 ऐसे दे देगा। ये द्विघाती है क्योंकि x का पावर 2 है,
अब पहचानना भी रहेगा तो आप हमेशा देखोगे x का पावर अगर 2 है तो वो आपका द्विघाती है। अब ऐसे दे दिया है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, गुणनखंड विधि द्वारा इनके मूल ज्ञात होंगे। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका आपस में गुणा कराते हैं, यहाँ कुछ है कि ना 1 तो 6 करने 6, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं कि गुणा करें 6 जोड़ घटाए तो 5 है, तो 3 गुना 6 और 3 2 5, तो 3x 2x प्लस 6। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 3, फिर आपका क्या है x प्लस 3 और x प्लस 2 और बराबर 0 लिखा गया था। अब यहाँ पर नंबर 1 x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, नंबर 2 x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, अतः मूल आपके क्या हो जाएंगे -3 -2, यह होते हैं इसके मूल होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स गुणनखंड विधि द्वारा हम इस क्या करेंगे, द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। ऐसे अब सेकेंड हम लोगों को पढ़ना है क्या, सेकेंड हम लोग को पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात करना। अब स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड प्रोसेस देखेंगे द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास द्विघाती समीकरण का मानक स्टैंडर्ड समीकरण होता है उसको लिख लेंगे, मतलब आपके पास समीकरण होगा और उसमें से जो एक्स स्क्वायर के पास होगा उसको हटाएंगे। पहले क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो x के पास क्या है, x का गुणक b/a, इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे यानी हाफ कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स सी बटा ए, ये जो आधा होगा उसी का वर्ग करके जोड़ेंगे और उसी का वर्ग करके घटा लेंगे। यानी स्टूडेंट्स आपको ध्यान में से रखना ये कि जो द्विघाती समीकरण दिया रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी है तो उसको पहले भाग दे करके हटा देना, यहाँ पे केवल आपको एक्स स्क्वायर रखना। उसके बाद जो एक्स के पास आएगा उसका आधा करके वर्ग करके जोड़ना और घटा लेना। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को 3 सरसमकाएं यूज होंगी। एक होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a धन बी और a माइनस बी। अब हम लोग कैसे जानेंगे स्टूडेंट्स कि यह लगेगा कि यह लगेगा कि यह लगेगा, तो स्टूडेंट्स जब इसको हम लोग हल करेंगे तो जो हमारा x का गुणांक दिया रहेगा वो अगर प्लस के साथ होगा तो हमारा फार्मूला a बनेगा, यानी यह सरसंख्या लगेगी। अगर ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन में माइनस दिया है x, ये नहीं ये वाला, तो अब आपका ये बनेगा। और लास्ट में चाहिए बने चाहिए बने, पहले तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ये डिपेंड करेगा x का गुणांक माइनस में है कि प्लस में, और थर्ड में आपका ये बनना ही बनना है। उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करके द्विघाती समीकरण के मूल को ज्ञात कर लेंगे। हम आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाएंगे जब एक क्वेश्चन आएगा तब, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना जानो कि जो आपके पास इसका द्विघाती समीकरण दिया रहेगा उसके एक्स स्क्वायर के पास जो होगा उसको भाग देकर के पहले हटा देंगे, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर आना है। उसके बाद इसके पास जो आएगा उसका आधा का वर्ग करके जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना इसलिए ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। फिर उसके बाद हमारे 3 सरसमकाएँ यूज होंगी। ए कब यूज होगा, जब यहाँ x के गुणांक माइनस प्लस में हो। ए कब होगा, जब यहाँ x का गुणांक माइनस में होगा। आज ए और ए में से कोई एक बार यूज होगा और उसके बाद ए आपका यूज होना ही होना है। और उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 कर लेंगे और उसके बाद हम लोग को x के जो मान मिलेंगे 2 वो होंगे द्विघाती समीकरण के मूल। अब स्टूडेंट्स थर्ड देखते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र। अब स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड देखेंगे द्विघाती सूत्र, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्टूडेंट्स हम लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका श्रीधराचार्य सूत्र, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे।
तो स्टूडेंट्स हम लोगों का एक कैसे होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी द्विघाती समीकरण दिया रहेगा तो उसको इससे तुलना करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी ए एक्स स्क्वायर के पास जो होगा वो ए होगा, एक्स के पास जो होगा वो बी होगा, जो एक्स नहीं होगा वो पूरा का पूरा सी होगा। उसके बाद इसका जो द्विघाती सूत्र बनेगा, यानी जो इसका फार्मूला बनेगा या सिद्धाचार, वो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा आ गया द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, या हम लोग ये कह सकते हैं सिद्धाचार्य सूत्र, जिसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यानी x स्क्वायर पर जो होगा वो a होगा, x के पास जो होगा वो b होगा और बाकी सब c, और इनमें रख करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो x का मान मिलेगा वो होगा द्विघाती सूत्र के मूल। तो इस फार्मूले को हम लोग किस नाम से जानते हैं, द्विघाती सूत्र, एनसीईआरटी में लिखा है, और इसी को क्या करते हैं, सिद्धाचार्य सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां, पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरा है द्विघाती। अब तीनों से आपको एक ही मान प्राप्त होंगे, ये नहीं है कि अलग अलग मान प्राप्त होंगे। वो कैसे होंगे, हम लोग एक ही क्वेश्चन को तीनों विधि से करके आपको दिखा देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे टर्म में क्या हम लोग को जानना है इस चैप्टर के इंट्रो में। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट आप कर सकते हैं, द्विघाती समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण का मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारा द्विघाती समीकरण का मानक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 का जब डिक्रिमिनेंट हम निकालेंगे, यानी विविक्त कर, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है केवल डी, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डी स्क्वायर माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी द्विघाती समीकरण का विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका लेटर जो पहला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है। अब इसमें 3 कंडीशन बनते हैं स्टूडेंट्स। पहला ये बनता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और थर्ड बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी इसका मान जब क्या मिल रहा हो, आप कह सकते हैं निगेटिव मिल रहा हो, इसमें आप कह सकते हैं क्या, पॉजिटिव, और यहाँ पर इक्वल 0। तो यानी यहाँ पे जब माइनस मिल रहा हो डी का मान, यहाँ प्लस मिल रहा हो, यहाँ 0 मिल रहा हो, इस कंडीशन पे ये क्या होंगे, ये हम लोगों को जानना है। क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू रखा जाएगा, अगर माइनस में मिल गया तो निगेटिव मिलेगा, यानी लेस देन 0 से कम मिल गया। यहाँ ग्रेटर देन का मतलब क्या, 0 से बड़ा यानी धनात्मक संख्या, इक्वल टू 0 यानी बराबर 0 मिल गया तो क्या होगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार पूछता है, कह देता है कि इसके मूल क्या हैं, असमान और बराबर हैं, या ऐसे कह देगा कि मूल समान है, या ऐसे कह देगा वास्तविक और असमान है, फिर कह देगा वास्तविक नहीं है और असमान है, तो बताइए क्या होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब निगेटिव मिलता है तब क्या होता है, आपका वास्तविक नहीं है, और कैसा होगा, असमान। ये भी ध्यान रखना, यहाँ क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न भी कहते हैं, इसको क्या कहता है,
भिन्न भिन्न यानी अलग अलग। अभी ये क्या है, अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होंगे, समपाती या बराबर मूल। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, समझ लो। वास्तविक नहीं है, इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि d का मान -1 -2 -3 -4 हर बार डिफरेंट मिल सकता है। यानी कभी -1 कभी -2 का -3 हर बार एक ही वैल्यू प्राप्त नहीं होगा, यानी अलग अलग मिलेगा, इसलिए और समान यानी भिन्न भिन्न। और वास्तविक क्यों नहीं है, क्योंकि निगेटिव संख्या, जैसे आपको बस समझ, वैसे निगेटिव संख्याएँ होती हैं। कैसे होती है, गहराई मापना हो तो आप क्या करेंगे, जमीन के अंदर जाएंगे तो ऋणात्मक को दर्शाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर आप दैनिक जीवन में आए तो अगर आपके पास मान लीजिए 20 रुपये है, आपको हमको 25 रुपये देना हो तब दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके पास 25 होता तब ना दे पाते, आपके पास तो 20 है। लेकिन अगर आपके पास 25 से 20 देना हो, इवन 25 देना, तब तक आप हमको दे सकते हो। तो जब आप क्या कर सकते हो, जो संख्याएँ हैं अगर उस संख्याओं को आप हमें दे नहीं पा रहे हो तब इसलिए वो क्या है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है, लेकिन इनका महत्व है। जैसे पृथ्वी से ऊंचाई ज्ञात करना तो पॉजिटिव में, और जब गहराई नापना हो तो निगेटिव में दिखाते हैं। इस तरह से निगेटिव का भी हमारे जीवन में महत्व है। यहाँ पे पॉजिटिव संख्या में वास्तविक क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कभी 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, कभी 5 मिलेगा, कभी 6 मिलेगा, कभी 7 मिलेगा, कभी 8 मिलेगा, यानी अलग अलग मिलेंगे और हर बार पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए वास्तविक है। और समान क्यों, भिन्न, क्योंकि अलग अलग वैल्यू प्राप्त होंगे। इसमें संपाती या मूल बराबर है, यानी हर बार आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, यानी हर बार d का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, संपाती और बराबर है। यानी आपको कहा जाए कि पहले वाले में हमेशा d क्या मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव, दूसरे वाले में d हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू, और c में हमेशा d क्या मिलेगा, 0 वैल्यू देगा। तो इस तरह से किसी भी द्विघाती समीकरण के विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, d बराबर b² - 4ac। और एक कंडीशन होते हैं कि जब वो निगेटिव दे, पॉजिटिव दे, इक्वल टू 0 दे तो क्या होंगे, तो निगेटिव पे वास्तविक नहीं लेकिन असमान वैल्यू देगा, इस पे पॉजिटिव वाले पे वास्तविक लेकिन असमान यानी भिन्न भिन्न देगा, और इस पे संपाती या मूल बराबर होंगे इक्वल टू 0 पे। अब आगे हम लोग देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पार्ट होगा इबारती प्रश्नों को हल करने के नियम। तो इबारती प्रश्नों को हल करने में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं जानोगे या इन्हें नहीं फॉलो करोगे तो उनके प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। तो जब पहला आपको क्या है, क्रमगत कहे या क्रमगत धनात्मक। अगर आपको 2 कहेगा तो x ax+1 मानना है, 3 कहेगा तो x ax+1 x+2 मानना है, 4 कहेगा तो एक और आ जाएगा। लेकिन जनरली आपको या तो 2 कहेगा तो 3 कहेगा। तो जब भी क्रमगत या क्रमगत धनात्मक संख्या कहेगा तो आपको या तो x x+1 x+2, 2 कहेगा तो x x+1 मानना है, 3 कहेगा तो x x+1 x+2। क्रमगत सम संख्या कहेगा तो x x+2 x+4 मानना है, क्रमगत विषम संख्या कहेगा तो x x+1 x+3 मानना है। जिससे तुलना हुई होती उसे ही x मानते हैं। अब ये तुलना का क्या मतलब है, जैसे आप देखते हो अक्सर प्रश्न कहता है कि पिता पुत्र की 2 गुनी है, पिता पुत्र का 2 गुना है, पिता पुत्री का 4 गुना है, ऐसा प्रश्न। या आयत लंबाई का इतना है, चाहे चौड़ाई आयत की लंबाई का इतना गुना है। तो जहाँ पे तुलना वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें जिससे तुलना हुई होती है उसको x मानते हैं। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। और समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर आपको उम्र के प्रश्न में यानी एज के प्रश्न में अक्सर आपको देखने को शब्द मिलते होंगे पूर्व या पहले। तो जब पूर्व या पहले आएगा तो जो वर्तमान उम्र x माने रहेंगे उसमें से क्या करेंगे, जितना पूर्व या पहले का आएगा उतना घटा लेंगे। पश्चात या बाद शब्द देगा तो जितना वर्तमान उम्र होगा उसमें जितना कहेगा उतना जोड़ लेंगे। फिर वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग, परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा। धारा और नाव या कोई नाव तैर रहा हो धारा के साथ, तो जब दोनों एक ही दिशा में होंगे उस दिशा में धारा और जो नाव हो या नाविक हो जो भी तैर रहा हो उन दोनों के जोड़ लेते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो घटाते हैं। आकार से संबंधित प्रश्नों में P बराबर W/T का प्रयोग करते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे टंकी और नल वाला सवाल हो या कुछ व्यक्ति मिलकर के किसी काम को इतने दिनों में कर रहे हैं तो उससे P बराबर W/T का क्या मतलब, यानी हमेशा समय को क्या करना, अपोजिट में रखना है, विपरीत में रखना। तो ये स्टूडेंट्स इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ एजम्पशन हैं जो आपको मानने पड़ेंगे और ये आपको आने भी चाहिए।
अगर आपको नहीं आता है तो आप इनके प्रश्नों को हल करने में आपको क्या होगी, कठिनाई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा अखिलेश सर द्वारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स के 4th यानी द्विघाती समीकरण का इंट्रो यानी परिचय। अब स्टूडेंट्स, इसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरा पढ़ाने का मेथड आपको कैसे लग रहा है, कैसा पसंद आ रहा है, कैसा नहीं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि इसका फ़ायदा अधिक से अधिक स्टूडेंट्स उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश सर। स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल अखिलेश सर को आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्किल में और अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा यूट्यूब का वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या हो, इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।